Hello everyone, welcome back to my channel नर्सिंग प्रोफेशन एट नेक्स्ट लेवल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सैम्पलिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा हैंड रिटन किया है ताकि ऐसा ना हो कि बस जस्ट स्लाइड्स दिखाए हैं। मैंने खुद भी मेहनत की है और मैं खुद चाहती हूँ कि आप भी मतलब इसी तरीके से इस चीज़ को समझें कि कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। अब ब्लड सैंपल अगर हम कहते हैं तो सबके दिमाग में आता है वो ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, पर नहीं। ब्लड सैम्पलिंग इज़ अ इन्वेजिव प्रोसीजर। It have its own complications, right? It is when it is a invasive procedure, then you can give infection to patient and you may get also. Okay, to prevent cross infection you have to use sterile techniques. स्टेराइल इन सेंस मतलब आपको एक बैरियर क्रिएट करना चाहिए, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक सिरिंज ड्रॉ किया है, ठीक है। अब ये सिरिंज जो है, ये जो बीच वाला पोर्शन इसका रहता है इसको बैरल कहते हैं, और ये पूरा जो है हमारा निडल है। और एक ऐसे आप ऐसे देखते होंगे एक कट जैसा रहता है, उसको बेवल कहते हैं, राइट? और यहाँ पर जहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं इसे ल्यूवर लॉक कहते हैं। और ये जिससे हम खींचते हैं इसको प्लंजर, पिस्टन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा बताने का, इसको ड्रॉ करने का मकसद क्या है? देखो, हर चीज़ जो मैं बताती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है? ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि आप जब ब्लड सैम्पलिंग करेंगे तो ब्लड सैंपल करते हुए आपको ये चीज़ चेक करनी है, एक बार पिस्टन को, प्लंजर को खींच करके एक बार चेक करना है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी बार मतलब जस्ट सिंगल यूज़ वाली सिरिंज रहती हैं, और जब सिंगल यूज़ वाली सिरिंज हमारे पास रहती हैं, आई मीन टू से सिंगल यूज़ तो हमें सारी ही सिरिंज करनी चाहिए, लेकिन जो सिर्फ एक ही बार यूज़ होंगी और अगले बार वो टूट जाती हैं। तो हमारे पास जो सिंगल यूज़ सिरिंज रहती हैं आपको वो खींच कर देखना है। कई बार वो पैकेजिंग में ही मतलब आती हैं, वो टूटी हुई आती हैं, कई बार हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है। तो अगर आपने पेशेंट को पोक कर दिया है, ठीक है, प्रिक कर दिया, और उसके बाद आप चेक कर रहे हैं ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो पेशेंट को तो एक बार पेन हो गया ना। इट्स रियली अ पेनफुल प्रोसीजर, ठीक है। हम क्यों चाहेंगे बेवजह किसी को पेन देना, है ना? तो आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से, उसमें वैक्यूम बन रहा है कि नहीं, जो हम उसको विदड्रॉ करेंगे, तो अच्छे से आपको एक बार चेक कर लेना है इसको विदड्रॉ करके, राइट? तो अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो एक तो ग्लव्स रहेंगे, नॉन स्टेराइल ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टेराइल कोई मैंडेटरी नहीं है, स्टेराइल आपको चाहिए होंगे। देखिए, सारे हर जगह तो गवर्नमेंट सेटअप नहीं होता है। गवर्नमेंट सेटअप में तो चलिए स्टेराइल ग्लव्स हॉस्पिटल सप्लाई में आता है, कोई कोई उसमें काम कर रहे होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, और जो मतलब सिंगल ओनर प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं तो वो नहीं अलाउ करते हैं। तो हम नॉन स्टेराइल ग्लव्स यूज़ भी कर सकते हैं, और उसमें आप स्पिरिट या फिर हैंड रब से उसको एक बार वो कर सकते हैं। उससे आप उसे ले लीजिए हैंड रब यूज़ करके। और कल्चर्स के लिए आप स्टेराइल ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना होगा, आपको सबसे अच्छी जो वेन रहती है वो एंटीक्यूबिटल फोसा में रहती है। आपको पता ही होगा, मिड आर्म जो हमारा रहता है, राइट? हमारे जो बिग वेन्स रहती हैं वहीं पर हमें मिलती हैं। और जनरली क्या होता है, नॉन डोमिनेंट हैंड किसी का यूज़ करते हैं तो वो उसके लिए भी कंफर्टेबल रहता है ना? हाँ, तो हम सबसे पहले कौन सी साइड चूज़ करेंगे? सबसे पहले तो साइड सिलेक्शन ही है हमारा, है ना? साइड सिलेक्शन कर लेंगे, नॉन डोमिनेंट हैंड एंटीक्यूबिटल फोसा में हम चेक करेंगे। उसके बाद हमें टेक्निक क्या यूज़ करनी होगी? हमारी टेक्निक रहेगी, एक तो हमारा जो एंगल रहेगा वो 10 to 30 डिग्री एंगल होना चाहिए आईवी सैंपल विड्रॉ करने के लिए। एंड देन आपने जब वेन अच्छी तरह बना लिए, और कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनकी वेन नहीं मिलती है, हम उसे पैल्पेट करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, जो बॉइल्ड
बॉइल्ड वाले स्वैब्स आते हैं हमारे पास, कॉटन स्वैब्स गरम होते हैं जो, ठीक है, गरम को आप जब लगाएंगे तो वो वेजोडाइलेशन करता है, राइट। वेजोडाइलेशन करेगा तो आपका वो अपने आप आपको विजिबल हो जाएंगी वेन्स। उसके बाद आपको प्रोमिनेंट कर लेना है वेन्स को। आपने प्रोमिनेंट कर लिया, देन हमें स्पिरिट स्वैब से या अल्कोहल स्वैब्स, आजकल अल्कोहल स्वैब्स यूज़ हो रहे हैं, अल्कोहल स्वैब से आपको क्या करना है, सेंटर टू पेरिफेरी ऐसे करके आपको इस तरह से अपना एरिया जो है उसे स्टराइल करना है। वी नीड नॉट टू मीन्स रब लाइक दिस। आप इस तरीके से अगर रब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप मतलब कोई भी आपका क्लीन एरिया नहीं रहेगा। जो मतलब आपका अनक्लीनर एरिया है उसको आप ऐसे कर देंगे तो वो इन्फेक्शन ही क्रिएट करेगा। आपको क्या करना है, जहाँ आपने एक बार टच कर दिया उसके बाद आपको यू नीड नॉट टू आपको बार बार ओवरकम नहीं होना उसमें, ठीक है, ओवरलैप नहीं करनी है उस जगह को, आपको सेंटर टू पेरिफेरी करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या चीज़ें हैं, आपको निडल किस टाइप की यूज़ करनी है। जो हमारा निडल रहेगा हमेशा कोशिश करनी है वाइड बोर ही लेनी है। लेकिन अगर आपका कोई पेशेंट इस तरीके का है कि उसकी वेन्स ही पतली हैं, फिर भी आप उसमें कोशिश करिए कि जहाँ तक आपका यूज़ हो सके वाइड बोर ही लीजिए। अच्छी वेन बनाइए तो वाइड बोर आपकी जो निडल रहेगी वो आराम से यूज़ हो जाएगी, राइट। और जो सिरिंजेस हैं आपको कितनी मल्टीपल रखनी है अपने पास, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक सिरिंज आपने यूज़ करी, वो चलो आपने पहले चेक तो कर लिया था जैसे मैंने बताया, पर मे भी उसमें क्लॉट हो गया या कुछ भी हो गया तो आप ये नहीं ना कि मतलब दोबारा से उसको लेने के लिए भागेंगे। तो आपको 2-3 अपने पास में रेडी रख लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लड कलेक्शन वायल आपको रखना है अपने पास में। एंड टॉर्निके जो रहता है, टॉर्निके आपको मतलब वेन बनाने में काम आएगा। अल्कोहल स्वैब्स होने चाहिए, शार्प डिस्पोजेबल कंटेनर होने चाहिए। शार्प्स डिस्पोजेबल कंटेनर क्यों, ये हमारा BMW का बहुत ही ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो ब्लड कलेक्शन ये जो शार्प डिस्पोजेबल कंटेनर होते हैं, अब कई सारे जो मेडिकल स्टाफ्स रहते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि हमें कहाँ पर डिस्पोज करना है, या फिर वो जानते हुए भी गलती करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे स्वीपर्स होते हैं या जो ये BMW कलेक्ट करते हैं उनको कई बार प्रिक हो जाता है, और प्रिक हो जाता है कई बार हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट्स भी आते हैं, तो हमको ये वाली चीज़ अवॉइड करनी है। हमें वाइट वाले तो हमें वाइट वाले कंटेनर में क्या डालना है, जो ब्लू वाले कंटेनर में हम डालते हैं जो हमारा ग्लास वाला ब्रोकन ग्लासेस होते हैं, राइट। जो नुकीली नीला मतलब नुकीला, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नीला मतलब नुकीला, लेकिन नुकीला मेटल वाला नहीं, कौन सा, ग्लास वाला। और जो वाइट वाला रहता है उसमें हमें सारे के सारे निडल्स डालने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का। तो हमें डिस्पोज ऑफ भी सही से करना है, ये नहीं कि हमारा काम हो गया, हमने अपना सैंपल निकाल लिया तो दूसरे को प्रिक होता रहे, राइट। और आपके पास उसके बाद टेप होना चाहिए, गॉज एंड बैंडेजेस होने चाहिए, जो कि आप एक बार यूज़ करके उसके बाद फिक्स कर सकते हैं। ये नहीं कि वहीं से ऊज होता रहे ब्लड उसको पेशेंट को, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, ओके। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायल्स, जो हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। चलो जी, आपने सैंपल तो अच्छे से निकाल लिया, लेकिन उसको मतलब चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायल, हमें कौन से वायल में कौन सा सैंपल लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है। अब हमने सैंपल तो निकाल लिया, अगर यही नहीं पता है कौन से वायल में कौन सा सैंपल जाना है तो फिर, और कौन से वायल का क्या यूज़ होता है। अब जैसे EDTA वायल है हमारे पास, पर्पल वायल होती है। पर्पल वायल में एडिटिव यूज़ होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिड। क्यों होता है, ब्लड क्लॉटिंग को अवॉइड करने के लिए होता है, राइट। अब EDTA जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग को कैसे अवॉइड करता है, कैल्शियम जो आयंस हैं उनको बाइंड कर लेता है। आपको सबको पता होगा
जो कैल्शियम होता है वो एक हमारा क्लॉटिंग फैक्टर है, फैक्टर नंबर 4। अगर वो ही हमारे उसमें नहीं प्रेजेंट होगा ब्लड में तो फिर ब्लड क्लॉट वैसे ही नहीं होगा। तो हम इसको ब्लड क्लॉटिंग से अवॉइड करवा सकते हैं। EDTA बाइंड हो जाता है कैल्शियम आयन से, राइट। तो EDTA हमारा काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होता है, लाइक HbA1c रहता है EDTA में जाता है। काफ़ी सारे सैम्पल्स रहते हैं, वो कौन कौन से सैम्पल हमारे कौन से वायल में जाते हैं वो वाली लिस्ट हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन से एडिटिव्स होते हैं। ग्रे वायल जो है उसको ऑल्सो नोन एज ग्लूकोज ट्यूब भी बोला जा सकता है, शुगर ब्लड शुगर ट्यूब कहते हैं। कंटेन्स पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड, इसको फ्लोराइड वायल भी कहते हैं। जो पोटेशियम ऑक्सलेट होता है वही एंटीकोगुलेंट का काम करता है। जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसकी एक्यूरेट वैल्यू दिखाने के लिए उसको ग्लूकोज को टूटने से बचाता है, इनहिबिट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो रेड वाइल है उसे प्लेन वाइल कहते हैं, उसे सीरम वाइल भी कहा जाता है। यूज टू ऑब्टेन सीरम सैंपल, जितने भी आपके सीरम सैंपल्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के काम आता है। जो सीरम होता है जब हम अपना ब्लड लेते हैं इसमें तो ये नीचे अपना क्लॉट बन जाता है और जो ऊपर आपका जो एक मतलब रेडिश टाइप का जो फ्लूइड रह जाता है उसको ही हम सीरम कहते हैं। तो इसमें आपको शेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ना तो इसमें हमारे पास कोई एडिटिव ऐड है और हमें चाहिए भी सीरम सैंपल, तो हमें इसमें क्लॉटिंग करवाना ही है। तो आपको इसको क्लॉटिंग से तो बचाना नहीं है, इसलिए आपको शेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन वाइल रहता है ये। अब ब्लू है सिट्रेट वाइल है, जो सोडियम सिट्रेट वाइल भी होता है, कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या रहता है सिट्रेट में, सिट्रेट वाइल में एक मेजर्ड अमाउंट ऑफ सोडियम सिट्रेट यूज्ड होता है एज अ एंटीकोगुलेंट, जो कि इसको लिक्विड स्टेट में रखता है, ठीक है। अभी आपने ऊपर भी जो वो पढ़े थे एडिटिव्स पढ़े थे, वो भी तो एंटीकोगुलेंट है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, ये ब्लड को लिक्विड फॉर्म में ही रखता है। कौन सा, सोडियम सिट्रेट, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो 1 पार्ट ऑफ सिट्रेट होता है इसमें और 9 पार्ट ऑफ ब्लड होता है, तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास में ये अवेलेबल होता है। तो इसमें एक मार्किंग होती है सिट्रेट वाइल में जो कि ब्लू वाली है, ठीक है। ये जो ब्लू वाइल है इसमें एक मार्किंग होती है। अब कई सारे जो स्टाफ होते हैं वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसको यहाँ तक फिल करना है। अगर आप यहाँ तक फिल नहीं करेंगे तो वो 1 पार्ट ऑफ जो सिट्रेट है वो 9 पार्ट ऑफ ब्लड के साथ में मिक्स होगा ही नहीं, तो फिर ये वापस आ जाता है ब्लड सैंपल, मतलब जो ये हम सैंपल भेजते हैं ये वापस आ जाता है। देखिए इसमें एक लिक्विड एंटी कोगुलेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, एक वाइट ऐसा दिख रहा है, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट वाइल कौन सी है, नेक्स्ट वाइल है हमारे पास ESR वाइल जो रहती है, ठीक है। ESR वाइल कुछ इस टाइप की रहती है, प्लेन ये जो ब्लैक टॉप रहता है इसका ग्रेश कह सकते हो। इसमें क्या रहता है, इसमें देखिए इसमें भी एक लिक्विड है, ठीक है। इसमें भी वही है लेकिन इसकी जो परसेंटेज है वो डिफ़र करती है। 3.8 सोडियम सिट्रेट है इसमें, और जो मिक्सिंग रेशो रहता है वो 1 पार्ट ऑफ सोडियम सिट्रेट रहेगा और 4 पार्ट ऑफ आपका ब्लड रहेगा, 1:4 रहेगा इसमें, ठीक है। मैं आपको एक एक करके अभी जल्दी से फटाफट वाइल दिखा देती हूँ। ये जो हमने EDTA वाली पढ़ी है, ठीक है, ये पर्पल टॉप, लैवेंडर टॉप भी कहते हैं इसको, EDTA देखो इसमें लिखा भी हुआ है K2 EDTA है, ठीक है। ये लैवेंडर टॉप वाली है, ठीक है। और एक हमारे पास है ग्रे वाइल, जिसको मैंने अभी ग्लूकोज और फ्लोराइड वाली वाइल बताया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए K3 EDTA, ठीक है। इसमें ये स्प्रिंकल्ड रहता है, स्प्रिंकल हो रखा है, जहाँ पे ये आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं वेपर्स टाइप के, है ना, ये स्प्रिंकल्ड है। और हमारा ये है सिट्रेट जो कि मैंने अभी दिखाया था, और ये है आपका ESR वाइल, इसमें भी एक लिक्विड है, वही सोडियम सिट्रेट है लेकिन 3.8% है, और ये आपका है प्लेन वाइल, इसमें कुछ नहीं होता है, दिस इज एब्सोल्युटली प्लेन, राइट। और कई कई हॉस्पिटल्स में ये रेड टॉप का रहता है, कि कई कई हॉस्पिटल में ये येलो टॉप का रहता है, फाइन। तो मैं आई होप
कि आपने समझा होगा किस तरीके से हमें ब्लड सैम्पलिंग करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे जो देखेंगे, आगे हम अच्छे से ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या रहता है सैंपल का वो चेक करेंगे। अभी मैं एक लाइन में आपको फिर भी बता देती हूँ। और कौन से लैब में हमारा कौन सा सैंपल जाता है, बायोकेमिस्ट्री में जाएगा, किस में जाएगा, राइट, वो मैं बता देती हूँ। वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे पढ़ाई करेंगे, है ना। और कौन से वाइल में कौन सा सैंपल जाता है ये वाला भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। अभी हमारे पास देखिए ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कल्चर हमको निकालना रहता है, ब्लड कल्चर, क्योंकि ये वेरी वेरी स्टेराइल प्रोसेसर है, स्टेराइल रहेगा, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको इसमें कोई भी मतलब लैक्यूना या आपका कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ब्लड कल्चर वाइल सबसे पहले निकालेंगे। उसके बाद सोडियम सिट्रेट निकालेंगे, देन ईडीटी, देन सोडियम फ्लोराइड, और जो बाकी के जो प्लेन वाले आते हैं उसके बाद में। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब ब्लड सैंपल निकालते हैं तो जो आपका सिरिंज का जो टिप होता है यानी निडल है, वो सारे ही वाइल्स को टच करते हुए उनके एडिटिव्स को टच करता है, राइट। तो हम इसी ड्रॉ से, अगर इसी ऑर्डर से ड्रॉ करते हैं सैंपल, तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आपकी वैल्यूज़ आती हैं, अदरवाइज़ वो डिफ़र करती हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। एप्रिसिएशन इज़ मोटिवेशन। प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर, आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से आपके लिए और कंटेंट लाने का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।